हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विद्या वृंद में। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में नदी तंत्र को, और नदी तंत्र की श्रेणी में हमने पढ़ लिया था अलकनंदा नदी तंत्र को। ठीक है, किसको? अलकनंदा नदी तंत्र को हमने पढ़ लिया था। कुल मिलाकर हमने पंच प्रयागों को पढ़ लिया है। इनको पंच प्रयागों को पढ़ लिया है। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा देवप्रयाग। कौन सा पांचवा? आपका देवप्रयाग। इतना हमने पढ़ लिया था। विष्णुप्रयाग में हमने कहा था, क्या कहा था विष्णुप्रयाग में हमने? अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, जिसमें हमने अलकनंदा को क्या कहा था? इसका एक अन्य नाम विष्णुपदी गंगा या विष्णु गंगा भी हमने कहा था, जिस कारण इस प्रयाग को विष्णुप्रयाग कहते थे। देन हम आते हैं नंद प्रयाग पर। नंद प्रयाग में हमने कहा था कि अलकनंदा प्लस आपका नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी के बारे में हमने क्या बताया था कि नंदाकिनी नदी का जो पानी है वो क्या देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, इनके अपवित्र माना जाता है पानी। नंद प्रयाग के एक अन्य नाम हमने तक्षक प्रयाग कहा था। ठीक है, तीसरा आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का क्या होता है? संगम होता है। ठीक है, और भगवान कर्ण का मंदिर, इसलिए इसको कर्णप्रयाग। और पिंडर का दूसरा नाम हमने कर्ण गंगा कहा था। चौथा आता हमारा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमने देखा था अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, और इस मंदाकिनी का उपतंत्र भी हमने अलकनंदा नदी तंत्र में पढ़ लिया था, दूसरे वाले पार्ट में। ठीक है, हमने कहा पढ़ लिया था? अलकनंदा नदी तंत्र में पढ़ लिया था मंदाकिनी के उपतंत्र को। ठीक है, मंदाकिनी नदी, जहां पर मैंने क्या मंदाकिनी नदी के बारे में बताया था कि मंदाकिनी नदी आखिर किन किन नदियों से संगम बनाती है, और किस प्रकार से हमने देखा था मंदाकिनी नदी आपके कहां से निकल रही है। मंदाकिनी आपकी निकल रही है चौराबाड़ी ग्लेशियर से। ठीक है, कहां से? चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग के समीप, ठीक है, रुद्रप्रयाग का मैंने प्राचीन नाम पुराण आपको बताया था, ठीक है, मिल जाती है। देन हम बात आगे बढ़ के हम क्या पहुंचे? देवप्रयाग पंचम। और देवप्रयाग में मैंने आपको बताया था कि देवप्रयाग क्या है आपका? जो आपका देवप्रयाग है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। किसका? अलकनंदा प्लस भागीरथी, जिसमें मैंने अलकनंदा को बहू कहा था और भागीरथी को सास कहा था। ठीक है, भागीरथी को मैंने क्या कहा था? सास कहा था। ठीक है, और देवप्रयाग को मैंने क्या कहा था? समस्त तीर्थों का शिरोमणि कहा था, इंद्र प्रयाग कहा था आपका। ठीक है, और कहते हैं कि देवप्रयाग में क्या कौवे बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देवप्रयाग के बारे में कहा जाता। और आगे चल के जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड आपका क्या है, यहीं देवप्रयाग में क्या आपका स्थित है। और जो आपके क्या होता है, आपका जो 3 पर्वतों से आपका क्या देवप्रयाग घिरा हुआ है, ये सारी चीज आपकी जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ेंगे तो हम टिहरी वाले जनपद में पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ? टिहरी जनपद में। अब देखो इन सभी प्रयागों को देखो, चाहे मैं आपको क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, तुम ये देखो, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग किस जनपद में है बेटा? यह तीनों किस जनपद में है आपके? चमोली। कहाँ है? चमोली जनपद में। ठीक है, आपका रुद्रप्रयाग किस जनपद में है? ये आपका रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग जनपद में ही स्थित है। ठीक है, और आपका क्या है? देवप्रयाग, देवप्रयाग आपका किस जनपद में? देवप्रयाग आपका टिहरी जनपद में आता है। किसमें? टिहरी जनपद में। यदि कभी आयोग आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किन जनपद समूह में क्या है पंच प्रयाग स्थित है, उसमें आपको ऑप्शन ए दे देगा। वो ऑप्शन ए क्या दे देगा आपको? टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी दे देगा। ये ऑप्शन बी आपको टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा दे देगा। ये ऑप्शन सी आपको टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर दे देगा। और ऑप्शन क्या जो आपका डी आपको टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली दे देगा। तो आप क्या कहोगे? तो जो आपके पंच प्रयाग है आपके कहाँ है? आपके टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद समूह में है। इस प्रकार से भी नॉर्मल सा क्वेश्चन इन 5 प्रयागों से बन सकता है। यदि आपसे कभी पूछे कि समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है, तो कौन सा है? देवप्रयाग। देन उसके बाद कर्णप्रयाग, सॉरी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और उसके बाद कर्णप्रयाग और फिर नंदप्रयाग और फिर विष्णुप्रयाग। यदि आपसे पूछे कि पंच प्रयागों में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रयाग कौन सा है, तो आपका विष्णुप्रयाग। ये आपका क्या ऊंचाई से नीचाई की ओर क्या घटता हुआ क्रम, ऊंचाई का घटता हुआ क्रम है। ये क्या है? ऊंचाई का घटता हुआ क्रम। सबसे ऊंचाई क्या है? विष्णुप्रयाग, देन आपका नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग।
तो क्वेश्चन कई प्रकार से आपका घूम सकते हैं, और आपको क्या यही तो बातें ध्यान रखनी है। ये वही बातें होती हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलती है। कोई सी भी किताब आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करके चीजें नहीं देती है। आपको सिंपली 5 प्रयाग बता देंगे, लेकिन उससे आगे इन 5 प्रयागों से क्वेश्चन किस किस प्रकार से घूम सकता है ये आपको खुद ही देखना होगा। यदि आपको क्या कर देगा, कोई 4 प्रयाग आपसे पूछ लेगा, ठीक है, और पीछे 4 नजर दे देगा, अब बोलेगा सुमेलित कीजिए, तो आपको फिर सुमेलित करना होगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। आपको मिलान वाला दे सकता है, या आपको ऐसा दे देगा, कोई 4 प्रयाग दे देगा और या 5 प्रयाग दे देगा, उसमें से आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से प्रयाग में क्या आपके जो नदियां हैं क्या है सुमेलित नहीं है। तो बहुत सारे प्रकार से आपके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, किससे, मात्र इतने छोटे टॉपिक से, ठीक है। तो आपको यही तो चीजें क्या करनी है, ध्यान देनी है। एक टीचर का काम क्या होता है, आपको यही तो बताना होता है कि आखिर चीजें किस किस प्रकार से पूछी जाती है। वरना पढ़ने के लिए तो आपके पास क्या बहुत सारी किताबें, आदमी पढ़ सकता है, लेकिन आदमी सिर्फ वहां से फैक्ट रट सकता है, क्या फैक्ट रट सकता है, चीजों को समझ नहीं सकता कि आखिर किस किस प्रकार से आपकी चीजें बन जाती है एग्जाम हॉल में, ठीक है। हमने पिछली कक्षा में आपके देव प्रयाग तक पढ़ जाता, जहां से अलकनंदा आ रही थी, एक तरफ से आपकी भागीरथी, मैं ये अलकनंदा आपकी आई थी, ये आपकी भागीरथी थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये आपका देव प्रयाग था, और यहाँ से आगे क्या मैंने कहा था, यहाँ से आगे आपकी गंगा है, ठीक है। ये गंगा आपकी क्या 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर क्या होती है, उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, ठीक है। उत्तराखंड में मात्र कितना 96 किलोमीटर। यदि ऑल इंडिया की बात करें तो गंगा की लंबाई कितनी है 25-25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर गंगा की टोटल लंबाई है आपकी, ठीक है। लेकिन इस 25-25 किलोमीटर में से गंगा की लंबाई जो उत्तराखंड में कितनी है, मात्र 96 किलोमीटर। कहां पर से, देवप्रयाग से हरिद्वार तक, ठीक है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है, उत्तराखंड में 96 किलोमीटर मात्र, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली थी। देवप्रयाग से पीछे हमने रुद्रप्रयाग पढ़ा था, रुद्रप्रयाग क्या पढ़ा था, रुद्रप्रयाग हमने रुद्रप्रयाग पढ़ा था। रुद्रप्रयाग से आपके मंदाकिनी नदी आती है, उसमें मैंने आपको एक नदी बताई थी, अक्षकामनी गंगा, अक्षकामनी नदी, ठीक है, जिसकी सहायक नदी कौन थी, साक्षी गंगा। तो मैंने कहा था वो कहाँ मिलती है, मक्कू मठ में मिलती है, मक्कू मठ में, क्या बोल, मक्कू मठ में। जहां मैंने कहा था मक्कू मठ में आपका केदारनाथ और तुंगनाथ दोनों का क्या है शीतकालीन क्या आवास है। तो एक बच्चे ने क्या कमेंट किया था कि सर कहाँ पे, ओंकारेश्वर मंदिर में। बिल्कुल ओंकार जो आपका मक्कू मठ में क्या है आपका ओंकारेश्वर मंदिर है, उसी मंदिर में क्या होता है शीतकालीन डोली आदि है। लेकिन वो उतने डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताया था कि ये चीज मैं आपको सब क्या जो डीप चीज है जो आपके डिस्ट्रिक्ट सीरीज की, यदि मैंने तो मात्र आपको बताया कि मक्कू मठ में क्या ये मिल जाती है, एक स्थान विशेष का नाम मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ाऊंगा तो आपकी वहां कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जैसे आपने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल तरीके से जहां से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि डिस्ट्रिक्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन बनता है तो हमसे पढ़ने के बाद ये नहीं हो सकता कि आपको क्वेश्चन छोड़ जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो देवप्रयाग में हमने क्या कहा था, अलकनंदा मिलती है और मिलती है दूसरी नदी भागीरथी मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अलकनंदा और उसकी उप नदियां हमने कल संपूर्ण रूप से पढ़ लिया था, लेकिन देवप्रयाग में अलकनंदा से एक अन्य नदी मिलती है जिसका नाम क्या है भागीरथी। ये अलकनंदा और भागीरथी हमने कल कहा था केवल कि देवप्रयाग में क्या होता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। लेकिन इस भागीरथी की भी अपना क्या है एक उप नदी तंत्र है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कल हमने अलकनंदा और उसके उपतंत्र को पूरा पढ़ लिया है, आज हम भागीरथी और उसके उपतंत्र को पूरा पढ़ लेंगे। जब यहाँ से आगे ये गंगा बन जाती है तो देन कल वाली क्लास में हम गंगा नदी आगे कौन कौन सी नदी को खुद में समाती है, हम गंगा नदी तंत्र को उत्तराखंड में कल देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक धारा यहाँ से एक धारा यहाँ से अलकनंदा की धारा भागीरथी की धारा और संयुक्त रूप से मिलकर गंगा जब बन जाए तो गंगा हम पूरी इस नदी के पूरे तंत्र को हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज आप हेडिंग क्या डालोगे, भागीरथी नदी तंत्र। आप हेडिंग क्या डालोगे, भागीरथी नदी तंत्र। भागीरथी नदी तंत्र क्या करोगे आप, हेडिंग डालेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से भागीरथी नाम इस नदी का पड़ा,
ठीक है, आज फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो नदी है आपकी, ठीक है, ये जो आपकी नदी है, ये कौन सी नदी है आपकी? ये है आपकी भागीरथ नदी। कौन सी नदी? ये कौन सी आपकी? भागीरथी नदी। ये आपकी निकल रही है यहाँ से और आगे बह रही है। हिंदी में एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है आपका, गंगा पहाड़ से निकल रही है, इसमें कौन सा कारक है? नहीं होता हिंदी में, गंगा पहाड़ से निकल रही है कहते हैं, तो गंगा क्या होती है? पहाड़ से अलग हो रही है, तो वहां पे अलगाव का भाव होता है, इसलिए वहां पे कौन सा कारक होता है आपका? अपादन कारक होता है। होपफुली आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारकों को, ठीक है, जिसको हम प्रसर्ग भी कहते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था? गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद या गंगोत्री ग्लेशियर। मैंने कहा था आपसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती है? गंगा निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है आपकी? गंगा निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के ही समीप, गंगोत्री ग्लेशियर के जस्ट नीचे पर एक स्थान है पर गोमुख। कुछ धाराएं, अब देखो गंगा की कुछ धाराएं यानी कि भागीरथी की कुछ धाराएं गंगोत्री ग्लेशियर से तो आ रही हैं, लेकिन इकट्ठा कहां पे हो रही है? यहाँ पे इकट्ठा जो संपूर्ण रूप से एक तालाब जैसा रूप बना रही है, यहाँ पर कहां पे हो रही? गोमुख। इस स्थान का नाम क्या है? गोमुख। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है आपका गोमुख। ठीक है, और इधर आपकी स्थिति क्या है? एक चोटी। इधर आपकी स्थिति क्या है? एक चोटी। जिस चोटी का नाम क्या है? शिवलिंग चोटी। जिसका नाम क्या है? शिवलिंग चोटी। इस स्थान का नाम है आपका शिवलिंग चोटी। और इस शिवलिंग चोटी से आपकी एक नदी निकल रही है, जिस नदी का नाम क्या है? आकाश गंगा। इस शिवलिंग चोटी से क्या कर रही है? आपकी एक नदी निकल रही, छोटी सी नदी, जिस नदी का नाम मैंने आपको क्या बताया? आकाश गंगा। आकाश गंगा। अब देखो आप, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी नदी की छोटी छोटी धाराएं निकल रही है, ठीक है, इकट्ठा कब हो रहा है पानी? गोमुख में। इसलिए मेनली क्या कहते हैं हम, गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर की गोमुख से निकलती है। यहाँ पर तालाब जैसी संरचना गोमुख में है, जैसे क्या आगे भागीरथी नदी निकलती है, या हम गंगा नदी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, शिवलिंग चोटी से निकलती है आपकी आकाश गंगा। क्या निकलती है? आकाश गंगा। और मिल जाती का गोमुख में जाकर भागीरथी नदी से क्या संगम बना देती है। तो कभी कभी आयोग आपका क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन है? भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहोगे कि भागीरथी नदी की प्रथम सहायक नदी कौन है? आकाश गंगा है। और यह आकाश गंगा कहां से निकलती है? शिवलिंग चोटी से निकलती है। और यह शिवलिंग चोटी भी आपकी कहां स्थित है? ये शिवलिंग चोटी भी आपकी उत्तरकाशी में ही क्या है? स्थित है। उत्तरकाशी के शिवलिंग चोटी से एक छोटी सी नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? आकाश गंगा। और यह आकाश गंगा गोमुख के समीप क्या होती है? भागीरथी नदी में मिल जाती है। और इस आकाश गंगा को भागीरथी की प्रथम सहायक नदी होने का सौभाग्य क्या प्राप्त है। ठीक है, यानी कि प्रथम सहायक नदी है आकाश गंगा किसकी? भागीरथी नदी की। ठीक है, गोमुख से जब जरा आगे बढ़ते हैं, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जब मैंने आपको बुग्याल पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो चिरबासा भोजबासा बुग्याल है आपके, कहाँ है? उत्तरकाशी में। क्या है? चिरबासा भोजबासा बुग्याल कहाँ है आपके? उत्तरकाशी में। तो गोमुख से जरा आगे बढ़कर एक स्थान पर पहुंचे हम। एक स्थान पर हम पहुंचे और इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है चिरबासा। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है आपका चिरबासा। ठीक है, इस चिरबासा, ठीक है, यहां पर एक सरोवर है। यहां पर क्या है? एक सरोवर। सरोवर किसको कहते हैं? सरोवर, ताल, तालाब, पुष्कर, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब आपके तालाब की। ठीक है, इस सरोवर का नाम क्या है? इस सरोवर का नाम या इस ताल का नाम क्या है? भृगु सरोवर। इसका नाम क्या है? भृगु सरोवर। और इस भृगु सरोवर से आपकी एक नदी निकलती है। इस भृगु सरोवर से क्या आपकी एक
नदी निकलती छोटी सी जो चिरबासा में जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है। अब देखो हमने क्या कहा कि गोमुख से थोड़ी आगे चल करके आपका एक स्थान आता है आपका चिरबासा, और इस चिरबासा क्या है, चिरबासा बुग्याल, चिरबासा आपका बुग्याल है, तो इसी के चारों ओर क्या आपका ये बुग्याल चिरबासा बुग्याल फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कोई स्थान रहता कोई बुग्याल रहता नहीं रहता, आपका जैसे चमोली का बेदनी बुग्याल है, तो उस पूरे स्थान को क्या कहते हैं, उस पूरे स्थान को कहते हैं कि क्या है आपका ये बेदनी बुग्याल वाला एरिया आपका। वैसे ये एरिया क्या है आपका चिरबासा बुग्याल वाला एरिया है, तो इस स्थान को हम क्या करें चिरबासा, क्या करें चिरबासा। इस चिरबासा में मैंने कहा भृगु सरोवर से आने वाली एक नदी है, एक नदी है जिस नदी का नाम क्या कहते हैं भृगु गंगा या भुजगाड़, क्या कहते हैं भृगु गंगा या भुजगाड़ नदी। इसको क्या कहते हैं, इसको भुजगाड़ कहते हैं, या इसका नाम क्या है एक छोटा सा गाड़ गाड़ गदेरा। हमारे इधर तो क्या है पहाड़ में बहुत सारे क्या गाड़ गदेरे हैं, ठीक है। और इसी क्रम में, ठीक है, इसी क्रम में जो आपके भूगोलवेता है, ठीक है, उनका कहना क्या है, उनका गढ़वाल नाम होने के पीछे एक तर्क उनका ये भी रहता है कि गढ़वाल में आपके छोटी छोटी क्या है बहुत सारे क्या है गाड़ गदेरे हैं, ठीक है, छोटी छोटी नदियां हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं गाड़ कहते हैं, और बहुत सारे गाड़ होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहते हैं गढ़वाल कहते हैं, जहां गढ़वाल बहुत सारे गाड़ हैं जहां। एक तथ्य ये रखा जाता है, और दूसरा तथ्य क्या रखा जाता है कि यहाँ 52 गढ़ थे, बहुत सारे गढ़ थे, बहुत सारे गढ़ को जब जीत दिया किसने अजय पाल ने, तो वो क्या गढ़वाला हो गया, क्या हो गया गढ़वाला, यानी कि गढ़वाल का स्वामी हो गया, वो गढ़वाल नाम वहां से पड़ गया। ठीक है, ये आपके दो क्या थे, आपके दो कथन या दो विचारधाराएं आपकी सामने आती हैं जो गढ़वाल नाम का क्या उत्पत्ति का क्या करती है उत्पत्ति के बारे में जो बताते कि किस प्रकार से गढ़वाल नाम पड़ा। ठीक है, अब देखो भृगु सरोवर से आने वाली भुजगाड़, क्या है भुजगाड़, या इसी को क्या कहते हैं भृगु गंगा, भृगु सरोवर से निकलने के कारण क्या कहते हैं इसको भृगु गंगा। अब इसका नाम भृगु गंगा क्यों है, क्योंकि ये भृगु सरोवर से निकल रही है। ठीक है, और इसी को क्या भृगु गंगा या भुजगाड़ कह लेते हैं, जो आपके भृगु सरोवर से निकलती है और आगे चलकर गोमुख से कुछ दूरी पर चिरबासा नामक स्थान पर क्या होती है ये भुजगाड़ या भृगु गंगा आपकी भागीरथी नदी में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, भागीरथी नदी में मिल जाती है। और कोशिश करो चीजें आपको यहीं पर ही याद हो जाए। ठीक है, कंटेस्ट अभी आपने बनाना नहीं, केवल ध्यान पूर्वक देखिए, देन दोबारा देखते हुए क्या चीजों को ड्रॉ कीजिए। यदि एक बार आपका संपूर्ण ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित आपका इस फिगर पे होगा तो आपकी कुछ भी चीजें क्या नहीं होगी गलत नहीं होगी, और आपका दिमाग में बिल्कुल ऐसा बैठ जाएगा चीजें कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, आप एग्जाम हॉल के अंदर भी होगी तो मेरी आवाजें क्या होंगी आपके कानों में गूंजेगी कि सर ने क्या कहा था, अरे सर ने उसने ऐसा कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। कभी कभी चीजें इस प्रकार से भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से दिखना है, और वीडियो को 2x 3x में नहीं दिखना। अभी आपके पास क्या है टाइम है, तो क्या करना है जिस हिसाब से आपको बताया जा रहा है तो पूरी वीडियो को क्या देखना क्रमवार 1x पे दिखना है, ताकि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छे से आए चीजें। ठीक है, अब देखो चिरबासा में मैंने कहा भृगु सरोवर से आने वाली भुजगाड़ या भृगु गंगा आपकी मिल जाती है किसमें भागीरथी नदी में, किसमें भागीरथी नदी में। अब आगे चलकर आपका एक स्थान आता है, इस स्थान का नाम क्या है मां गंगा का मंदिर, गंगोत्री नाम क्या है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम में क्या मां गंगा का क्या यहाँ पे मंदिर है जो श्वेत ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है, एकदम सफेद मंदिर है किसका मां गंगा का। ठीक है, तो गंगोत्री धाम जो आपका है, ठीक है, इस गंगोत्री धाम में आपकी एक नदी आकर क्या होती है मिल जाती है भागीरथी नदी में। आखिर आपकी वो गंगा कौन सी है, जब हम उत्तरकाशी के ग्लेशियर पढ़ रहे थे तो हमने जरूर यह ग्लेशियर को पढ़ा होगा। यदि हमने वो इस ग्लेशियर को वहां भूल छोड़ गए या नहीं पढ़ा हमने, तो आपको क्या करना है पेज पलटना है और पीछे जहां पर आपने उत्तरकाशी के ग्लेशियर लिखा है वहां पर इस ग्लेशियर को तुरंत क्या कर देना है नोट कर देना है, तभी चीजें क्या होती है कलेक्ट हो पाती है एक जगह पर। ठीक है, एक क्या है आपके यहाँ पे आपका एक क्या है ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है रुद्रगेरा ग्लेशियर
कई बार आयोग पूछ लेता है कि रुद्रगेरा ग्लेशियर आपका कहाँ स्थित है। तो कहाँ है आपका, उत्तरकाशी में क्या है आपका रुद्रगेरा ग्लेशियर आपका स्थित है। और इस जैसा कि इसका नाम है रुद्रगेरा, इसी से आपकी एक नदी निकलती है जो आपकी गंगोत्री धाम में मिल जाती है, जिस नदी का नाम क्या है, रुद्रगंगा। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलने वाली कौन सी, रुद्रगंगा, जिसका नाम मैंने आपको क्या कहा, रुद्रगंगा। रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलने वाली रुद्रगंगा आगे बढ़ते हुए गंगोत्री धाम में क्या होती है, गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में मिल जाती है। अब देखो इस जो गंगोत्री धाम है आपका गंगोत्री धाम, इस गंगोत्री मंदिर की ऊंचाई कितनी है, इस गंगोत्री मंदिर की ऊंचाई 30-48 मीटर। कितनी है, 30-48 मीटर। अगर दिख नहीं रहा तो मैं मुंह से भी बोल रहा हूं, तो मुंह से भी बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं, ठीक है। इस गंगोत्री मंदिर की हाइट कितनी है, 30-48 मीटर। और कहते हैं 4 धामों में, जो हमारी 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन सब में क्या है, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित धाम कौन सा है, गंगोत्री। जब मैंने क्या, हमने बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ समथिंग तुम्हारा 31-33, कितना 31-33 मीटर की हाइट पर स्थित है, ठीक है। हम केदारनाथ की बात करते हैं, तो केदारनाथ मैंने आपको कहा था 35-84 मीटर क्या की हाइट पर है। तीसरा हमने क्या कहा था आपके, गंगोत्री, तो गंगोत्री आपका कितना है, 30-48 मीटर की हाइट पर। हमने गंगोत्री के बाद यमुनोत्री, वैसे यमुनोत्री आपका कितना है, 32-35 मीटर की हाइट पर है। समुद्र तल से बद्रीनाथ कितना है, 31-33 मीटर, केदारनाथ 35-84 मीटर, गंगोत्री 30-48 मीटर और यमुनोत्री 32-35 मीटर, ठीक है। अब आप देखो सबसे कम कौन है इसमें, सबसे कम देखो इनमें सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा है, सबसे कम ऊंचाई पर आपका कौन सा है, गंगोत्री जी, सबसे कम ऊंचाई पर गंगोत्री। देन सबसे कम ऊंचाई पर दूसरे नंबर कौन है, बद्रीनाथ, देन आपका यमुनोत्री, कौन, यमुनोत्री। देन क्या आपका गंगोत्री, ये सॉरी क्या बोलते इसको, ये केदारनाथ। तो अब देखो क्या है, यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछे आयोग, क्या पूछे कि निम्नलिखित दिए हुए उत्तराखंड के चारों धामों को, उत्तराखंड के चारों धामों को समुद्र तल से ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो कैसे लिखोगे ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम, ऐसा तो लिखोगे। सबसे पहले गंगोत्री 30-48, बद्रीनाथ 31-33, यमुनोत्री 32-35 और केदारनाथ 35-84 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ये चीजें आपको कौन बताएगा, ये चीजें आपको कोई नहीं बताता, आपके पेड क्लासेस में भी ये चीजें साथ साथ में आपको नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। इसलिए आपको इतना अच्छा कंटेंट जब यहाँ पे मिल रहा है तो इसका क्या करिए, इनका संपूर्ण प्रयोग कीजिए। और फिर आपको क्या, एक चीज और, इन चारों से अगर अभी बता रहा हूं तो अभी समझ लो, इन चारों से क्या, जब मेरे को याद आया हुआ चीजें, ठीक है। कहते हैं कि चारों धामों की, इसकी चारों धामों में यात्रा का क्रम, किस किस की यात्रा का क्रम, मतलब सही क्रम कौन सा है, चारों धामों की यात्रा करने का सही क्रम। सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की यात्रा सबसे अंतिम में की जाती है, किसमें की जाती है, सबसे अंतिम में की जाती है, YG KB, ठीक है। पहले यमुनोत्री की यात्रा की जाती है, फिर गंगोत्री की, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। तो 4 धाम की यात्रा का क्रम आपका ये हो गया। और चारों धामों का ऊंचाई का बढ़ता हुआ क्रम ये हो गया। यदि ऊंचाई का घटता क्रम पूछे तो इधर से इधर को, आपका ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपकी हो जाएगी और ये चीजें आपको अच्छी से अच्छी बेहतरीन लेवल वाली क्लासेस में नहीं मिलता, लेकिन हम आपको ये सब चीजें क्या, आपके कॉन्सेप्ट एकदम से यहाँ से क्लियर होंगे। यदि आपके कॉन्सेप्ट कहीं से क्लियर होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट विद्या वृंद यूट्यूब चैनल से क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। बिल्कुल ही क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था, रुद्रगंगा जो आपकी है, रुद्रगेरा ग्लेशियर उत्तरकाशी से निकलकर गंगोत्री धाम में मिल जाती है। और गंगोत्री धाम मैंने क्या कहा, 30-48 मीटर की हाइट पर स्थित है, जो चारों धामों में सबसे कम हाइट पर क्या स्थित है। ऐसा ही मैंने आपसे क्या कहा कि पंच प्रयागों में सबसे कम हाइट पर स्थित प्रयाग कौन सा आपका, मैंने बताया आपको कौन सा है, देवप्रयाग आपका,
कौन सा? देवप्रयाग। ठीक है, जब गंगोत्री धाम से हम इधर आगे बढ़ते, गंगोत्री धाम से हम आगे बढ़ते तो आपके एक क्या गंगोत्री से कुछ आगे बढ़कर, गंगोत्री धाम से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गंगोत्री धाम के समीप इसको आप कह सकते हैं, गंगोत्री धाम के समीप बिल्कुल ही क्या कुछ 150 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि पर्टिकुलर मैं तो गया हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो गंगोत्री धाम के समीप ही आपकी क्या एक नदी आकर इस नदी भागीरथी नदी में मिल जाती है। और जब मैंने आपको कहा था कि केदारनाथ मंदिर को छोड़कर, केदारनाथ मंदिर को छोड़कर मैंने आपको कहा था जितने भी केदार नाम आएगा आपके सब कहाँ होंगे? उत्तरकाशी में। तो उसका एक एग्जाम्पल आप और देख लो। आपका एक ताल है यहाँ केदार ताल, और ये केदार ताल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है। कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये क्या आपका? केदार ताल। इस केदार ताल से निकलती है आपकी केदार गंगा। क्या निकलती है? केदार गंगा निकलती है। कहां से? केदार ताल से। जब आपके केदार ताल से केदार गंगा निकलती है तो ये केदार गंगा आगे बढ़कर गंगोत्री के समीप ही क्या होती है? गंगोत्री के बिल्कुल निकटतम क्या होती है? भागीरथी नदी में मिल जाती है। भागीरथी नदी में मिल जाती है। जब हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो इसमें भागीरथी नदी में एक स्थान आता है, यहाँ पे एक स्थान आता है, ठीक है। जो स्थान क्या है आपका? बहुत ही क्या है? फेमस स्थान है। और इस स्थान को कहते हैं भैरव घाटी। क्या कहते हैं? भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी। इसको क्या कहते हैं? भैरव घाटी कहते हैं। भैरव घाटी। इस भैरव घाटी को क्या कहते हैं? गंगोत्री नेशनल पार्क। क्या आपका? गंगोत्री नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। समथिंग 2390 किलोमीटर स्क्वायर उसका क्या क्षेत्रफल है, ठीक है। तो भैरव घाटी को गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि आपका कहाँ स्थित है? आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क। हालांकि आगे चलकर मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस भैरव घाटी को गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या? गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी इस भैरव घाटी को कहा जाता है। इस भैरव घाटी के समीप भी एक पत्थर कहते हैं कि एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर जिसका नाम क्या है? भैरव छाप। क्या कहते हैं? भैरव छाप, ठीक है। इस गंगोत्री घाटी के समीप क्या है? आपका एक पत्थर है, भैरव छाप कहते हैं उसको, भैरव छाप, ठीक है। और कहते हैं प्राचीन काल में ये भैरव छाप क्या था? स्वयं के प्राण त्यागने के लिए, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति हेतु स्वयं के प्राण त्यागने के लिए क्या था? प्रसिद्ध था आपका क्या? भैरव छाप। भैरव घाटी के समीप भैरव छाप, ठीक है। इस भैरव घाटी में आपका भैरवनाथ जी का क्या एक मंदिर है। क्या? भैरवनाथ जी का एक मंदिर है। और भैरवनाथ जी को गंगोत्री क्षेत्र का, ये देखो गंगोत्री मंदिर यहाँ पे आपका, इस गंगोत्री के संपूर्ण क्षेत्र का क्या क्षेत्रपाल देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल। जो इस क्षेत्रपाल की क्या कहते हैं, या जो इस क्षेत्र की क्या करता है? रक्षा करता है, उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रपाल। तो गंगोत्री मंदिर के क्षेत्रपाल देवता किसको कहते हैं? भगवान भैरवनाथ जी को कहते हैं। किसको? भगवान भैरवनाथ जी को कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो, जब हम भैरव घाटी पहुंचते हैं, क्या पहुंचते हैं? भैरव घाटी। तो इस भैरव घाटी मैंने उत्तरकाशी में पढ़ाया था आपको, क्या एक दर्रा। उस दर्रे का नाम मैंने क्या आपको क्या बताया था? थांगला दर्रा। और थांगला दर्रा के बारे में पढ़ाते हुए मैंने आपको कहा था कि उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? थांगला दर्रा। और इसी के साथ मैंने आपको बताया था ये थांगला दर्रा आपका उत्तरकाशी में है। और साथ साथ मैंने यह बताया था आपको उत्तराखंड का वह दर्रा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वह दर्रा जहां पर आपकी यातायात सुविधाएं क्या उपलब्ध है। तो मैंने आपसे क्या बताया था कि वो दर्रा आपका कौन सा था? माणा दर्रा चमोली का, जहां पर यातायात सुविधाएं उपलब्ध है और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। दोनों में फर्क समझ गए होंगे। ये सबसे अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है, यानी कि माणा दर्रा से भी अधिक ऊंचाई पे कौन सा है? थांगला दर्रा। लेकिन वह दर्रा जहां तक यातायात सुविधाएं क्या प्रॉपर है वो आपका माणा दर्रा हो गया था, ठीक है। चीजें इस थांगला दर्रे से आपकी क्या एक नदी निकलती है आपकी, क्या एक नदी निकलती है आपकी, जिसको क्या कहते हैं? जाड़ गंगा। इसको जाड़ गंगा कहते हैं, या कहीं कहीं इसको क्या कहते हैं? जहानवी। जहानवी कहते हैं। क्या कहते हैं? जहानवी। और जहानवी क्या है? मां सीता का क्या है? पर्यायवाची शब्द है, क्या? जहानवी, ठीक है। अब देखो, उत्तरकाशी के थांगला से आपकी एक नदी निकल रही है जिसका नाम जाड़ गंगा या जहानवी कहते हैं। और यह नदी आगे बढ़ते हुए आपकी
भैरव घाटी में मिल जाती है। ठीक है, भैरव घाटी में, इसी भैरव घाटी में जहां पर ये नदी मिल रही है, किस पे, ये नदी आपकी किस में मिल रही है, भागीरथी नदी में मिल रही है आपकी, कौन, जाड़ गंगा या जहानवी। इस जाड़ गंगा पर आपका एक पुल बना हुआ है यहाँ पे, क्या, एक पुल बना हुआ है। इस जाड़ गंगा पे क्या आपका एक पुल बना हुआ है, जिस पुल को क्या कहते हैं, लंका पुल। इस पुल को क्या कहते हैं, लंका पुल, इसको कहते हैं लंका पुल। इस लंका पुल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लंका पुल कहते हैं, क्या कहते हैं, लंका पुल। ठीक है, कहते हैं कि उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ सड़क पुल है, क्या है, उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर बना हुआ क्या है, सड़क पुल है। क्योंकि इस पुल के नीचे बहुत क्या है, जो आपकी ये भैरव घाटी है, बहुत ही गहरी क्या है आपकी घाटी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, इस लंका पुल और भागीरथी नदी, इसके किनारे किनारे होकर, इसके किनारे किनारे होकर एक सीढ़ी नुमा, क्या है, सीढ़ी नुमा क्या आपकी रास्ता है, यहां से आगे, यहां से आगे क्या है, यहां से ये देखो लंका पुल से होकर, ठीक है, इस लंका पुल के आसपास या लंका पुल से होकर आपका क्या है, एक रास्ता है, एक रास्ता है, बिल्कुल कैसे, नदी किनारे एक रास्ता है, नदी किनारे इस प्रकार से आपके क्या पत्थर लगे हुए हैं या लकड़ी लगी हुई, लकड़ी या रास्ते है, ठीक है, लकड़ी का पुल है ऐसे। ठीक है, एक गली है ये, ठीक है, और इस गली को क्या कहते हैं, इस गली को क्या कहते हैं, इस गली को कहते हैं आपकी जो, इस गली का नाम क्या कहते हैं, इस गली का नाम, इस गली का नाम, इस गली को कहते हैं आपके क्या, बताता हूं आपको, अभी याद आएगा मैं बता दूंगा। लेकिन इस गली से कहते हैं प्राचीन काल में, इस गली से प्राचीन काल में क्या होता था, व्यापार होता था, किसका, व्यापार होता था। और इस गली से या इस जो आपकी नदी है, गर्तांगली, हाँ याद है, गर्तांगली, इसको क्या कहते, इस गली को क्या कहते, गर्तांगली, इसको क्या कहते, इस रास्ते को जो यहाँ पे पैदल रास्ता है, इसको कहते हैं गर्तांगली। और कहते हैं प्राचीन काल में आपकी भोटिया जनजाति इसी गर्तांगली के रास्ते क्या करती थी, व्यापार करती थी, क्या करती थी, व्यापार करती थी। अब देखो, हमने इस जहानवी नदी को क्या कहा, जाड़ गंगा का और जहानवी का। जाड़ गंगा, इस नदी के आसपास आपकी भोटिया की उपजाति रहती है, एक भोटिया जनजाति की एक उपजाति रहती है, जिसको क्या कहते हैं, जाड़ भोटिया, क्या कहते हैं, जाड़ भोटिया। ठीक है, तो यही जाड़ भोटा, यही जाड़ भोटिया स्वयं को क्या, जनक का वंशज कहती है, किसका वंशज, जनक का वंशज कहती है, कौन, जाड़ भोटिया। तो इन्हीं जाड़ भोटियों के नाम पर इस गंगा को जहां क्या जाड़ गंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, जाड़ गंगा। और जनक, यदि आपको पता होगा, जनक, जनक किसके पिता होते हैं, जनक, जनक आपके माँ सीता के क्या होते हैं, पिता होते हैं। और जहानवी किसका पर्यावच्य है, माँ सीता का। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जाड़ भोटियाओं की जो आपकी क्या धार्मिकता से जुड़ी हुई क्या ये चीजें हैं, चाहे इसका नाम जाड़ गंगा पड़ा है या चाहे जहानवी पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। ये थांगलादार से आपकी जाड़ गंगा निकलती हुई लंका पुल से होते हुए भैरव घाटी में पहुंच गई। ठीक है, अब देखो, जैसे हम भैरव घाटी से आगे बढ़ते हैं तो आपका एक स्थान आता है, और इस स्थान को सभी लोग जानते होंगे। इस स्थान को ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नहीं जानता है। इस स्थान का नाम है धराली। और आपको पता है इस बार धराली में कितनी भीषण आपदा आई थी, बहुत दुखनीय था तो पल पूरे प्रदेश के लिए, जब क्या बहुत ही भयंकर प्राकृतिक दैवीय आपदा यहाँ पर आई हुई थी, कहाँ पे, धराली में, मानसून सीजन में। ठीक है, 2025 में। तो बहुत ही अधिक क्या है पे हानि देखने को मिली थी प्रदेश को। प्रदेश ने अपने बहुत सारे भविष्य को खोया था, बहुत सारे लोगों को खोया था यहाँ पे। ठीक है, तो चीजें हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं, क्यों, धराली। तो इस धराली में भी एक नदी आकर क्या होती है आपकी, मिल जाती है किसमें, भागीरथी नदी में। और इस नदी का नाम है आपका खीर गंगा। इस नदी का नाम क्या है आपका, खीर गंगा, खीर गंगा। अब देखो, कल हमने एक खीर गंगा या क्षीर गंगा आपको क्या बताए थे, मंदाकिनी नदी तंत्र में बताया था, जब आपकी वासुकी ताल से निकल रही थी दो नदी, एक सोन गंगा और एक क्षीर गंगा या खीर गंगा, नहीं बताया था आपको। यदि आपने नहीं देखा तो जाके पहले उस क्लास को देखिए। ठीक है, ये देखो, धराली में आपकी कौन सी क्षीर गंगा आके मिल जाती, किससे, भागीरथी से। भागीरथी से आपकी क्षीर गंगा या खीर गंगा, आपकी जो क्या बोलते खीर गंगा आके मिल जाती, किसमें, धराली नामक स्थान पर। जब इस धराली से हम आगे बढ़ते हैं तो एक गांव आता है यहाँ पर, जिस गांव का नाम क्या है, मुखवा गांव।
क्या है, मुखवा गांव। और इसी मुखवा गांव में माँ गंगा की क्या होती है, यहाँ से आकर शीतकालीन पूजा, यानी कि जब माँ गंगोत्री के इस पावन मंदिर में आपका क्या हो जाता है, बहुत सारी बर्फ जम जाती है, ठीक है। तो सर्दियों में क्या होता है, यहाँ पे माँ गंगा के दर्शन करना संभव नहीं होता है, माँ गंगा की आराधना करना क्या होता है, संभव नहीं होता है। तब माँ गंगा की आरती और माँ गंगा की पूजा 6 माह के लिए, ठीक है, सर्दियों में 6 माह के लिए इस मुखवा गांव में एक मंदिर होता है, मार्कंडे मंदिर, वहां पर की जाती है। मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में की जाती है किसकी, माँ गंगा की शीतकालीन पूजा। आपको ये चीजें नोट भी करती रहनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पर इतनी सारा स्पेस है नहीं, तो मैं चीजों को इतना पूरा डिटेल नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं अपने मुंह से आपको चीजें बता रहा हूँ, आपको नोट भी चीजें करती रहनी है, ठीक है। मैंने आपको कहा मुखवा गांव, और इस मुखवा गांव में माँ गंगा की शीतकालीन पूजा की जाती है, ठीक है। मुखवा गांव का भी मार्कंडे मंदिर में, ठीक है। इस मुखवा गांव में आपकी एक नदी आकर मिलती है, इसमें भागीरथी में एक नदी आकर इस मुखवा गांव में, एक छोटी सी नदी आकर क्या मुखवा गांव में भागीरथी नदी में मिल जाती है, जिस नदी का नाम क्या है, हत्यारणी नदी। इस नदी का नाम है हत्यारणी नदी, हत्यारणी नदी। शायद कुछ इस नदी का क्या होगा, डेटा उसका कुछ ऐसा होगा कि कुछ हत्याएं होती होंगी यहाँ पे इस नदी में, ठीक है। जैसे मैंने आपको चमोली पढ़ाया था, चमोली में मैंने आपको कहा था कि चमोली में अलकनंदा में एक नदी मिलती है, कौन सी, बालखिल नदी। तो हम जब गोपेश्वर में रहते हैं हम, तो गोपेश्वर के समीप ही क्या वो बालखिल नदी आपकी बहती है। उस नदी का रिकॉर्ड है बालखिल नदी, बाल जिस नदी के आगे बाल लिखा है, बाल। तो बहुत सारे बालकों को या बहुत सारे जानों को वो नदी के आज तक क्या प्रत्येक साल उसका रिकॉर्ड है कि कोई ना कोई उस नदी में बह जाता है, या किसी न किसी की मृत्यु उस नदी के कारण हो जाती है, ठीक है। तो शायद इस हत्यारणी नदी का भी कुछ ऐसा ही इतिहास होगा, या मैं नहीं जानता हूँ, शायद क्या पता कुछ और इतिहास हो सकता है। यदि उत्तरकाशी से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो वो अवश्य चीजों को बता सकता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आखिर इस नदी का क्या बायोडाटा है। हो सकता है कुछ नदियां आगे पीछे हूँ, ठीक है, क्योंकि किताबों में मिली जानकारी के अनुसार ही क्या आपको चीजें बताई जा रही है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा मुखवा गांव के समीप आपको हत्यारणी नदी, क्या हत्यारणी नदी आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है। जब मुखवा गांव से हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान आता है यहाँ पर, एक स्थान आता है आपका यहाँ पे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, जिसको क्या कहते हैं, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं, हर्सिल घाटी, हर्सिल। आपका एक स्थान कौन सा आता है यहाँ पे, हर्सिल। और इस हर्सिल पे, इस हर्सिल में दो नदियां आकर, कितनी नदियां, दो नदियां आकर मिल जाती है, किसमें, भागीरथी नदी में। किसमें, भागीरथी नदी में आपकी दो नदियां आकर मिल जाती है। पहले मैं उन दो नदियों के नाम लिख देता हूं, देन आपको हर्सिल के बारे में बताता हूं, ठीक है। वो दो नदियां कौन कौन सी आपकी, वो दो नदियां, एक नदी का नाम है जालंधरी नदी, जालंधरी नदी, जो आपकी एक जालंधरी नदी आपके आकर किस में मिल जाती है, हर्सिल में, भागीरथी नदी में, हर्सिल के समीप जालंधरी नदी आकर हर्सिल में भागीरथी नदी में मिल जाती है। और दूसरी आपकी कंकोड़ा गाड़, दूसरी नदी आपकी कौन सी है, कंकोड़ा गाड़, कौन सी, कंकोड़ा गाड़। ये कंकोड़ा गाड़ नदी आपकी मिल आकर किसमें, भागीरथी में मिल जाती है, हर्सिल के समीप, कहाँ पे, हर्सिल के समीप। अब देखो जालंधरी और कंकोड़ा गाड़ का संगम हर्सिल में होता है, किसमें, भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब आप देखो इस हर्सिल के बारे में, मैंने आपसे कहा इस हर्सिल को क्या कहते हैं, इस हर्सिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहते हैं। मैंने परसों आपको बताया था कि भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, कौसानी को। महात्मा गांधी ने अपनी एक पुस्तक यंग इंडिया में सन 1929 में लिखी, क्या, यंग इंडिया पुस्तक, किसने, महात्मा गांधी ने, जब वो बागेश्वर के दौरे पर आए थे, तो बागेश्वर में स्थित, ठीक है, गांधी आश्रम में उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, एक आप उन्होंने अपना लेख लिखा था, यंग इंडिया लेख, ठीक है। उसमें उन्होंने कौसानी को क्या कहा था, उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, क्या कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है। और कौसानी की तरह ही सुंदर आपका क्या है, आपका हर्सिल घाटी, क्या है, हर्सिल घाटी। तो इस हर्सिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और परसों मैंने आपसे एक चीज और बताई थी, चमोली, क्या, चमोली, चमोली सॉरी चमोली के बगल में आपका रुद्रप्रयाग,
रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित आपका कौन सा चोपता, चोपता क्या है चोपता, मैंने चोपता बोलना था, बोल में चबोली गया, ठीक है, बोल क्या रहा था मैं चोपता, चोपता को क्या कहते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, इसको कहते हैं गढ़वाल का स्विट्जरलैंड, लेकिन इसका एक और अन्य नाम है जो आपको कंफ्यूज में डाल सकता है, उसे कहते हैं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। क्या कहते हैं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी किसको कहते हैं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित चोपता बुग्याल को कहते हैं, किसको चोपता बुग्याल को कहते हैं या चोपता नामक स्थान को कहते हैं, ठीक है। तो यदि भारत का स्विट्जरलैंड कहे तो कौसानी, यदि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहे तो हरसिल, यदि गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहे तो चोपता, यदि उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता। अब देखो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हरसिल, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता, ठीक है। आशा करते हैं ये चीजें आपकी क्या यहीं पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, यहीं पर आपकी ये चीजें क्या होंगी क्लियर आपकी हो गई होंगी, ठीक है। हरसिल से आगे बढ़कर एक स्थान आता है आपका झाला, एक स्थान आता है आपका, ठीक है, जिस स्थान का नाम क्या है, इस स्थान का नाम है आपका झाला, और इस झाला में आपकी एक नदी आकर मिल जाती है, किसमें भागीरथी नदी में, और इस नदी का नाम क्या है शिया गंगा, जो आपकी शिया गंगा है, यह शिया गंगा झाला नामक स्थान पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। मैंने क्या कहा जो शिया गंगा है वो झाला नामक स्थान पर आकर क्या भागीरथी नदी में मिल जाती है, ठीक है। जब हम झाला से आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान आता है गंगोरी, स्थान क्या आता है गंगोरी, और इस गंगोरी में क्या कहते हैं इस गंगोरी में क्या है आपका एक गर्म पानी का क्या कुंड भी है, जिसको गंगोरी कुंड बोलते हैं, क्या गंगोरी कुंड बोलते हैं। जब हम उत्तराखंड के तालाब को पढ़ेंगे, उत्तरकाशी जनपद के तालाबों को पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे गंगोरी क्या कुंड, जिसमें हम देखेंगे कि ये क्या एक गर्म जल का कुंड है आपका क्या गंगोरी, ठीक है। इस गंगोरी के समीप आपका क्या एक कुंड है जिसको हम गंगोरी कुंड कहते हैं, ठीक है। अब देखो आपका एक तालाब है, एक तालाब है आपका, ठीक है, एक तालाब, आपका एक तालाब है, तो इसको मैं उस तालाब का आकार ही बना देता हूं, ठीक है। आपका एक तालाब है, आपका एक तालाब है जिसकी कितनी भुजाएं हैं, जिसकी 6 भुजाएं हैं, और इस तालाब को कहते हैं डोडी ताल, डोडी ताल, इस ताल का नाम क्या है डोडी ताल, और कहते हैं इस ताल की क्या 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6। जब आपने केमिस्ट्री पढ़ी गया अपनी बेंजीन की संरचनाएं, ठीक है, ये क्या डोडी ताल, क्या डोडी ताल, डोडी ताल में कहते हैं यहाँ पर क्या होती है आपकी कटी फटी मछलियां होती है, ठीक है, कटी फटी मछलियां होती है। कहते हैं इस डोडी ताल के चारों ओर क्या भोजपत्र के वृक्ष क्या बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, भोजपत्र वर्ष आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और इस डोडी ताल को फेमस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, ट्राउट मछलियां, क्या ट्राउट मछलियां, जो कि कहते हैं कि खाने में बहुत ही अधिक क्या होती है गर्म होती है, साथ ही स्वादिष्ट होती है, ठीक है। तो डोडी ताल में क्या आपकी ट्राउट नामक मछली पाई जाती है, क्या ट्राउट नामक मछली आपकी पाई जाती है। और इसी 6 कोने वाली ताल डोडी ताल जहां पर आपकी कटी फटी मछलियां और जो आपके ट्राउट मछलियां पे पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर जो आपका देवदार बर्च भोजपुत्र भोजपत्र आदि के क्या घने जंगल है, ठीक है। यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, यहाँ से क्या आपकी एक नदी निकलती है, और इस नदी सीधे आपकी क्या नदी गंगोरी नामक स्थान पर जाकर मिल जाती है भागीरथी में। इस नदी का नाम है क्या इस नदी का नाम है अस्सी गंगा, अस्सी गंगा। तो देखो डोडी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी में नदी में मिल जाती है। मैंने क्या कहा डोडी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है भागीरथी नदी में मिल जाती है। बाकी डोडी ताल 6 भुजाओं वाला ताल जिसमें आपके ट्राउट मछलियां पाई जाती हैं, इसके चारों ओर घना जंगल है, किसका देवदार बर्च और भोजपत्र आदि के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं इसके चारों, ठीक है। और कटी फटी मछलियां और ट्राउट मछलियां इस ताल की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। आशा करता हूं इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। गंगोरी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक स्थान आपका यहां पर आता है जिस स्थान का नाम कहते हैं माली। इस स्थान को क्या कहते हैं
इस स्थान को कहते हैं माली। क्या कहते हैं इस स्थान को? इस स्थान को कहते हैं माली। और इसी माली नामक स्थान पर आपकी क्या दो नदियां आकर क्या मिल जाती हैं। अब देखो आपकी दो नदियां हैं, ये आपकी क्या है दो नदियां। एक नदी का नाम इंद्रावती, इस नदी का नाम क्या है इंद्रावती। दो धाराएं आकर मिलती है इंद्रावती, ठीक है। दूसरी धारा का नाम क्या है श्यामलगढ़। क्या है श्यामलगढ़। अब आपकी क्या है दो नदियां इंद्रावती और श्यामलगढ़। जब ये इंद्रावती और श्यामलगढ़ इस स्थान पर मिल जाती है तो यहां से आगे इसका एक अन्य नाम पड़ जाता है। कहते हैं कि इंद्रावती और श्यामलगढ़ मिलकर आपके एक नदी का क्या करती है आविष्कार करती है। क्या करती है एक नदी को बनाती है कुल मिला के। तो इस नदी का नाम कहते हैं वारुणी गंगा। क्या इसको वारुणी नदी या वारुणी गंगा, वारुणी नदी या वारुणी गंगा, वारुणी नदी या वारुणी गंगा। यदि आपने किसी बचपन में पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट को तो हम क्या कहते हैं तो आपको उत्तरकाशी है। तो आपका क्या है वरुणावत पर्वत पर क्या स्थित है, क्या वरुणावत पर्वत पर क्या आपकी स्थित कौन उत्तरकाशी। ठीक है किसमें वरुणावत पर्वत के स्थित है आपका क्या उत्तरकाशी, ठीक है वरुणावत। उसी वरुणावत पर्वत से बहकर निकलती क्या ये वारुणी गंगा। क्या वारुणी गंगा बोले चाहे वरुणावत पर्वत बोले दोनों कहाँ आपका उत्तरकाशी में। और ये वारुणी गंगा आगे चलकर माली नामक स्थान पर क्या मिल जाती किसमें भागीरथी नदी में। किसमें भागीरथी नदी में। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस माली नामक स्थान के बाद, इस माली नामक स्थान के बाद उत्तरकाशी की सीमा क्या होती है उत्तरकाशी की सीमा आपकी यही समाप्त हो जाती है। यहां से क्या आपकी उत्तरकाशी की सीमा समाप्त हो जाती है। माली अंतिम सीमा किसकी उत्तरकाशी की। यानी कि माली के बाद कुछ अन्य स्थान आते हैं लेकिन जो अंतिम नदी उत्तरकाशी में मिलती है वो क्या है माली। भागीरथी में अंतिम रूप से जो नदी उत्तरकाशी जनपद में मिलती है वो कौन सी आपकी वारुणी नदी, वारुणी नदी जो माली नामक स्थान पर आती है। यहां से आगे आपके टिहरी की सीमा लग जाती है। क्या टिहरी की सीमा लग जाती है और गंगा नदी यानी कि भागीरथी नदी क्या टिहरी में प्रवेश कर लेती है। किसमें टिहरी जनपद में क्या कर लेती है प्रवेश कर लेती है। जैसे ही भागीरथी नदी टिहरी जनपद में प्रवेश करती है तो प्रतापनगर के आसपास एक स्थान आता है, एक स्थान आता है यहाँ पे। इस स्थान का नाम है भिल्डियाना। भिल्डियाना स्थान आता है यहाँ पे जिस स्थान का नाम क्या है भिल्डियाना। और इस भिल्डियाने में आकर, इस भिल्डियाने में आकर ठीक है आपका एक पर्वत है यहाँ पे हडाला पर्वत। क्या एक पर्वत है आपका हडाला पर्वत, ठीक है। इस हडाला पर्वत से आपकी क्या एक नदी निकलती है। इस हडाला पर्वत से आपकी एक नदी निकलती है जो भिल्डियाना में आकर मिल जाती है किसमें भागीरथी नदी में। और ये जो हडाला पर्वत से निकलने वाली नदी है इस नदी का नाम है जलकूर नदी। इस नदी का नाम क्या है जलकूर नदी। क्या नाम इसका जलकूर नदी। और इस जलकूर नदी को क्या कहते हैं इस जलकूर नदी को आपको क्या कहते हैं जो आपका प्रतापनगर है प्रतापनगर की जीवन रेखा कहते हैं। आपका प्रतापनगर कहाँ स्थित है प्रतापनगर आपका टिहरी जनपद में स्थित है। और टिहरी जनपद में स्थित प्रतापनगर की जीवन रेखा किसको कहते हैं इस जलकूर नदी को कहती है। क्योंकि यह जलकूर नदी क्या करती है प्रकाश जो प्रतापनगर है आपका टिहरी में वहां के लिए क्या करती है जल उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं प्रतापनगर की जीवन रेखा कहते हैं। किसको जलकूर नदी को जो आपकी भिल्डियाना नामक स्थान में आकर भागीरथी नदी से मिल जाती है, ठीक है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो आपका एक स्थान आता है, आपका एक स्थान आता है। उस स्थान का नाम क्या है गणेश प्रयाग। क्या गणेश प्रयाग जो कि अब क्या बचा नहीं है। और वर्तमान में क्या इसी गणेश प्रयाग में क्या है आपका टिहरी झील। क्या टिहरी झील आपकी बन चुकी है कहां पर इस गणेश प्रयाग में, ठीक है। गणेश प्रयाग इसका नाम पहले हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है अब यहां पर एक बहुत बड़ी झील बन चुकी है। क्या एक बहुत बड़ी झील उत्तराखंड की या भारत की, ठीक है बहुत बड़ी झील। सबसे ऊंचा डाम भारत का सबसे ऊंचा डाम टिहरी डैम, ठीक है। जिसकी हाइट कितनी 855 फीट या समथिंग 260.5 समथिंग कुछ ऐसे ही, ठीक है। मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा 260 थी शायद मीटर हाइट, ठीक है। तो आपके क्या है यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। अब मैंने परसों आपको टिहरी में एक ग्लेशियर बनाया था,
खतलिंग ग्लेशियर, क्या कहा तुमने? खतलिंग ग्लेशियर, हाँ खतलिंग ग्लेशियर से मुझे याद है, परसों मैं आपको बता रहा था कि टिहरी में क्या करती है, परियां निवास करती है, कहते हैं कि परियां नहाने आती है। आपके अथरी ताल जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि अथरी ग्लेशियर उसके से आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एक पर्वत है टिहरी में, खेंट पर्वत, अभी मेरे को याद है, उस पर्वत का नाम क्या है, खेंट पर्वत। टिहरी का खेंट पर्वत में कहते हैं कि परियां क्या करती है, स्नान करने आती है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से आपकी एक नदी निकलती है, जिसकी मैंने क्या कहा था, जिसकी लंबाई आपकी कितनी है, 110 किलोमीटर, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। और इस नदी का नाम क्या है, भिलंगना। इस नदी का नाम क्या है, भिलंगना नदी। क्या है इसका नाम, भिलंगना नदी। तो भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है कहाँ पे, गणेश प्रयाग टिहरी पर। और इसी गणेश प्रयाग टिहरी पर आपके क्या वर्तमान में एक बहुत बड़ी झील बनी है, जहां पर क्या है, टिहरी झील बनी है। क्या बनी है, टिहरी झील बनी है। और इसी टिहरी झील की जो कैपेसिटी है विद्युत उत्पादन की, कितनी है, समथिंग 2400 मेगावाट। कितना, 2400 मेगावाट क्या करती है, बिजली का उत्पादन करती है। कौन, ये आपकी टिहरी झील, ठीक है, भिलंगना। अब इस भिलंगना के दो तीन सहायक नदियां हैं, देन आपका भागीरथी नदी तंत्र क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस भिलंगना की सहायक नदी आखिर कौन कौन सी है, ठीक है। अब आपका एक ताल है, सहस्त्र ताल। एक ताल है आपका, कौन सा, सहस्त्र ताल। और इस सहस्त्र ताल ये कहाँ का, टिहरी में। अब जब मैं आपको ताल पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड के ताल पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा सहस्त्र ताल क्या, आपका गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल है। आपको ये चीजें यहाँ पे नोट नहीं करनी, इसके बाद आपका ताल वाला टॉपिक आएगा, तो वहां पे आपको ये चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। जो आपका सहस्त्र ताल है, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, बाल गंगा। इसका नाम क्या है, बाल गंगा। क्या है, बाल गंगा। यह बाल गंगा आकर क्या, भिलंगना में, बाल गंगा अगर भिलंगना में मिलती है, जिस स्थान पर, उस स्थान का नाम है घनसाली। क्या है, घनसाली। टिहरी घनसाली नामक स्थान पर बाल गंगा और भिलंगना क्या होता है, संगम होता है। लेकिन इस बाल गंगा के भी क्या है, एक अन्य सहायक नदी है। इस बाल गंगा की एक अन्य सहायक नदी है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है धर्म गंगा। इसका नाम क्या है, धर्म गंगा। ये धर्म गंगा सहायक नदी किसकी है, ये धर्म गंगा आपकी सहायक नदी है बाल गंगा की। और धर्म गंगा और बाल गंगा का जहां पर क्या संगम होता है, वहां पर टिहरी में आपका एक मंदिर है, जिस मंदिर को हम क्या कहते हैं, बूढ़ा केदार। इसको क्या कहते हैं, इसको हम बूढ़ा केदार मंदिर कहते हैं। बूढ़ा केदार नाम से आपका जो मंदिर है, कहाँ है, टिहरी में है। और इस बूढ़ा केदार मंदिर में क्या है आपका, बाल गंगा और धर्म गंगा का क्या होता है, संगम होता है, ठीक है। जब हम कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका एक ताल है मंसूर ताल। टिहरी में एक ताल है आपका, क्या सा, मंसूर ताल। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कि सदैव क्या, और राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है। राजहंस यहाँ पे सभी बगुले हंस आपके यहाँ पर क्या तैरते रहते हैं, ठीक है। तो मंसूर ताल है आपका, ठीक है, मंसूर ताल। इस मंसूर ताल से आपकी एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है, दूध गंगा। इस नदी का नाम क्या है, दूध गंगा। इस नदी का नाम क्या है आपका, दूध गंगा, ठीक है। दूध गंगा क्या है, और ये दूध गंगा आके आपकी मिल जाती किसमें, भिलंगना नदी में। तो आपको कहे बाल गंगा, धर्म गंगा या दूध गंगा, ये सब किसकी सहायक नदियां, ये सब किसकी है, भिलंगना की क्या है, सहायक नदियां। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम आपका कहाँ हो गया, बूढ़ा केदार में। बूढ़ा केदार से आगे ये क्या कहलाती है, बाल गंगा ही कहलाती है। और घनसाली में आकर बाल गंगा और भिलंगना का संगम हो जाता है। देन आगे बढ़कर मंसूर ताल से निकलने वाली दूध गंगा मिल जाती किसमें, भिलंगना नदी में मिल जाती, किसमें, भिलंगना नदी में मिल जाती है, ठीक है। अब देखो आप, ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताया, सहस्त्र ताल से निकलनी आपकी कौन सी, बाल गंगा, ठीक है। और आपका एक अन्य ताल मासर ताल, जो धर्म गंगा है, जो आपकी धर्म गंगा है, ये कहां से निकल रही है, मासर ताल से। आप नोट कर लोगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप नोट कर लोगे, कहां से, मासर ताल। मासर ताल से निकल रही कौन सी है, जो धर्म गंगा निकल रही है आपकी, ठीक है। जब आप यहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो एक अन्य सहायक नदी आती है इसकी, इस भिलंगना की, जिसको कहते हैं मेद गंगा। क्या कहते हैं, मेद गंगा। अब आप चाहे धर्म गंगा को, बाल गंगा को, दूध गंगा को या मेद गंगा को, ये सारी सहायक नदियां किसकी है, सारी आपकी भिलंगना की सहायक नदी है। और भिलंगना नदी कहां से निकलती है,
खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर के बारे में हमने आपसे कहा था कि केदारनाथ के उत्तर में 10 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जो केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग और टिहरी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, अधिकतर भाग इसका टिहरी में स्थित है। ठीक है, अन्य मैंने क्या कहा था, इस खतलिंग ग्लेशियर को मैंने कहा था कि इसको विश्व का सर्वोत्तम शिवलिंग भी कहते हैं। क्या? सर्वोत्तम प्राकृतिक, यानी कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग की संज्ञा भी इस खतलिंग ग्लेशियर को दी जाती है, जो क्या आपका कहा है, टिहरी जनपद में स्थित है। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी पहले से। ठीक है, अब देखो अंततः, ठीक है, अंततः अब देखो अंततः ये आपकी क्या आ रही है, ये आपकी क्या आ रही है, ये आ रही है आपकी क्या, अलकनंदा। ये आपकी क्या आ रही है, अलकनंदा, अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी आपके आगे बह रही है। ठीक है, ये अलकनंदा नदी आपकी बह रही है। और यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पे क्या, देवप्रयाग, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देवप्रयाग, कौन सा, डी फॉर देवप्रयाग नामक स्थान पर यहाँ से आगे क्या, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है, जिसमें भागीरथी को मैंने सास और अलकनंदा को बहु बताया था। ठीक है, और यहाँ से आगे गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। होपफुली आपको यह भागीरथी नदी तंत्र अच्छे से समझ आया होगा, और अंदर फैक्ट, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, बहुत सारे आपको यहाँ से मिले होंगे एक साथ कंपाइल करके चीजों को। ठीक है, तो यदि आपको ये टॉपिक समझ आया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी ग्रुप हैं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक और जो भी आप यूज करते हो, टेलीग्राम वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, या कम से कम यार एक स्टेटस तो बनता है आपकी तरफ से, नहीं है? यदि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक स्टेटस, एक शेयर, तो आप क्या चीज़ों को कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे फिर गंगा नदी तंत्र के साथ। किससे? यहाँ से आगे जो आपकी गंगा बन गई, गंगा नदी तंत्र के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।